भारतीय जनता पार्टी की 230 विधानसभाओं में प्रत्याशी तय हो चुके हैं। तो अभी मध्य प्रदेश का युवा जो सबसे ज्यादा परेशान है वो यहाँ पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं से। इस परीक्षा को बिना अदालत का सामने करे परिणाम इसके आए नहीं। बड़ी संख्या में जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी निकलती हैं और मध्य प्रदेश में जो लोग पीएससी का सिलेक्शन होता है वो अलग अलग स्थानों में अच्छा काम भी करते हैं। श्री तरुण भानोट और उत्तर मध्य के जो विधायक हैं श्री विनय सक्सेना जी, दोनों के ऊपर आपने काफी गंभीर आरोप लगाए। पर्दाफाश होगा, झूठा जो होगा वो सामने निकल कर आ जाएगा। सर, विगत विधानसभा चुनाव जो हुए 2018 में, उसमें आपका कथन था कि ये जो जनता है ये राजा महाराजाओं की सरकार नहीं बनने दी। समय बहुत बदल गया और वक्तव्य भी चेंज करने पड़ रहे हैं। कार्यकर्ता के रूप से ज्योतिरादित्य जी काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। जबलपुर का युवा ये अपेक्षित कर सकता है कि आप आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं। ये बात तो वरिष्ठों को तय करनी है। विधानसभा चुनाव में आपके बूथ की बात हो या आपके वार्ड की बात है, दोनों जगह पे पार्टी हारी। हाल ही में जो महापौर के चुनाव हुए उसमें भी आपका पार्षद भी हारे और महापौर प्रत्याशी भी आपके वार्ड से हारे। तो वो अक्सर आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि किस आधार पे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आपको विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाए। उनके खिलाफ कई प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी भी है। 20 वर्षों से राज्य में आपकी सरकार है, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी इस बार विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी को परेशान नहीं करेगी? देखिए, मैं आपको इस बात से बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पराज सिंह इनव्यू के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हमारी इस पॉलिटिकल सीरीज में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जबलपुर के युवा नेता डॉक्टर अभिलाष पांडे जी को। इनके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। एबीवीपी से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी और बीजेपी में विभिन्न पदों पर रहते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में ये रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हैं और जबलपुर की खासकर पश्चिम की जो सीट है इसमें काफी ज्यादा ये सतर्क हैं। तो आगामी चुनावों को लेकर इनकी क्या रणनीति है, वर्तमान में बीजेपी को लेकर ये किस तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और भविष्य की योजनाओं के बारे में हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अभिलाष पांडे जी का। सर, सबसे पहले इस टॉक शो में, ये जो हमारा टॉक शो है बेसिकली इसको हमने टॉक ऑफ द टाउन नाम दिया है, जिसमें शहर की जो प्रमुख राजनीतिक हस्तियां हैं इनको हम बुलाते हैं और जबलपुर के जो युवा हैं इसके बीच में आपका नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जाता है। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि युवाओं के प्रति आपकी क्या योजनाएं हैं और खासकर आपकी पार्टी युवाओं के लिए क्या क्या विशेष कार्य कर रही है। सर, देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए युवाओं की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर कर आया हूँ उसमें लोग ये कहते थे कि जब हम जनरली बातें करते हैं तो कहा जाता है कि आज का युवा कल का नागरिक है। लेकिन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर कर आया हूँ वो ये कहता था कि आज का युवा आज का नागरिक है और हम जो चाहेंगे वो तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं जी। नौजवानों की अपनी बड़ी भूमिका है इस देश में। विश्व के बारे में कहा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा युवा यदि कोई देश है तो वो भारत है, जिसकी 65% आबादी नौजवानों की। इसीलिए नौजवानों को लेकर हम लगातार काम भी करते रहते हैं। मुझे ध्यान है कि जब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था तब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमने लगभग 49 लाख नौजवानों को मेंबरशिप के माध्यम से अपने साथ जोड़ा था और बड़ी संख्या में नौजवान हमारे साथ जुड़े भी थे। और उस अभियान के माध्यम से नौजवानों को अपने साथ जोड़ना, अपने विचार के साथ जोड़ना और साथ ही नौजवानों के डेवलपमेंट के बारे में भी बात करना। सर, स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें, ये क्योंकि हमने युवा पॉलिटिक्स की बात करी, तो जबलपुर के विशेषकर जबलपुर के कॉलेजों की मैं बात करूंगा तो जो भी हमारे यहाँ पर सरकारी कॉलेज हैं या दूसरे अन्य कॉलेज हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल युवा उतना एक्टिव है नहीं। सबसे पहली समस्या तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। छात्र उतने अवेयर नहीं हैं, कॉलेजेस में उतने अच्छे से टीचिंग हो नहीं रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आप किस तरह से मोबिलाइज करते हैं यूथ को? देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी कोई कॉलेज कैंपस हो या विश्वविद्यालय हो उसमें 3 प्रकार के लोगों का समावेश होकर वो संस्थान चलता है, जिसमें एक एकेडमिक स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं, एक बाकी के जो कर्मचारीगण होते हैं वो एक उनका अलग एक अपना एक पार्ट होता है और तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्टूडेंट का जी। तो मुझे लगता है ये जब तीनों क्लब होकर एक साथ काम करते हैं तब हम विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस क्षेत्र में उन नौजवानों को नई नई चीज़ों को सीखने का अवसर मिलता है। मुझे ध्यान है हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो हम हमेशा कहते थे कि
विद्यार्थी परिषद में हम लोग कैंपस के बारे में जब बात करते थे तो ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम जी। इस अभियान के माध्यम से हम लोग कैंपस में जाते थे और नए नए नौजवानों के साथ जुड़ते भी थे, और लेकिन उन नौजवानों को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि सबसे पहले मैं सभी नौजवानों से ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से भी कि जब हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर रहते हैं, जब एजुकेशन पढ़ाई करते हैं, तो वो समय हमारे जीवन में लौट कर कभी नहीं आ सकता। इसलिए मुझे लगता है कि हमको अपनी शिक्षा जितनी अच्छी करेंगे, शिक्षा ना सिर्फ ज्ञान का एक माध्यम है, शिक्षा विनम्रता का भी एक बड़ा कारक है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षा जगत के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे कैंपस हो, आपने सुना होगा अभी सीएम राइस स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं, मतलब वो स्कूल ऐसे होंगे कि उनके सामने प्राइवेट एजुकेशन देने वाले स्कूल भी फेल हो जाएंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। हमारे सामने तो सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रही है। जब 2003 में हम सरकार में आए जी। तब क्या दुरावस्था थी। टीचर्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो 500 रुपए में दिहाड़ी मजदूर के रूप में दिग्विजय सिंह ने टीचर्स को रखा था, लेकिन आज उन टीचर्स को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर, जैसा कि आपने परिणामों की बात कही और क्योंकि आप युवा नेता हैं, तो अभी मध्य प्रदेश का युवा जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो यहाँ पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं से है। चाहे हम पीएससी की बात करें या फिर हम हाल ही में जो व्यापम 3.0 जिसको नाम दिया जा रहा है इसकी बात करें, तो इसको लेकर क्यों पारदर्शिता हम ठीक से बरत नहीं पा रहे हैं और क्यों छात्र को अपने ही रिजल्ट के लिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? जिस व्यापम को लेकर कांग्रेस आरोप लगाने का प्रयास करती है, उस व्यापम में जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार पर और मध्य प्रदेश के लोगों पर, हमारे नेताओं पर आरोप लगाए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट देने का काम किया है और ट्रायल हुई हैं, स्पेशल बड़ी बड़ी एजेंसियों से जांच हुई है। लेकिन उसके बाद जो व्यापम घोटाले में जो दोषी पाए गए, वो व्यापम घोटाले के दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सरकार के खिलाफ जिस तरह का माहौल क्रिएट करने का काम किया गया था, मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि उसमें क्लीन चिट देने का काम सरकार को मिला। साथ में दूसरा, अभी आपने जो एक परीक्षा अभी हम सब लोगों ने देखी, पटवारी की परीक्षा जो अभी हुई, उसमें जिस तरह की कोई यदि धांधली पाई गई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से उसके रिजल्ट्स को रोका है, उसका पुनरीक्षण की बात की है, फिर से उसकी जांच होगी। पीएससी की परीक्षा की सर मैं बात करूं जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, इस परीक्षा के अंदर सर सबसे बड़ी विसंगति यह है कि कभी भी इस परीक्षा को बिना अदालत का सामने करे परिणाम इसके आए नहीं। हर समय हम देखते हैं कि 4 या 5 क्वेश्चंस इसमें गलत होते ही होते हैं। तो एक बड़ी संख्या में युवा इसमें बैठता है, 3-4 साल मेहनत करता है और उसके बाद जब इस तरह से रिजल्ट कोर्ट में फंस जाते हैं तो ये विसंगति दूर क्यों नहीं हो पा रही सर? क्योंकि विगत 20 वर्षों से आपकी सरकार है। निश्चित तौर पर पीएससी के एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में कंडक्ट होते आए हैं, बड़ी संख्या में जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी निकलती हैं और मध्य प्रदेश में जो लोग पीएससी का सिलेक्शन होता है वो अलग अलग स्थानों में अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपने मुझे संज्ञान में दिया है कि कोई ऐसी कोई विसंगति यदि का विषय है तो निश्चित तौर पर भविष्य पे हम भी सरकार की तरफ उसका ध्यान आकर्षित कराएंगे। चलिए, हम आशा इसी तरह से करते हैं। मैं दूसरे मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सर। हाल ही में आपने पश्चिम विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो वहां के विधायक श्री तरुण भानोट और उत्तर मध्य के जो विधायक हैं श्री विनय सक्सेना जी, दोनों के ऊपर आपने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। इसमें खसरा नंबर 662 की बात हो या फिर डामरीकरण की बात हो या फिर ज्योति टॉकीज में जो मॉल बन रहा है उसकी बात हो, तो उसमें ये बोला गया कि भाई आपकी सरकार है 20 वर्षों से, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप जांच क्यों नहीं करवाते? उस विषय में आपका क्या जवाब होगा सर? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार विकास की ओर अग्रसर सरकार है जी, विकास की पर्याय सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विधायकों से, आप वर्षों से विधायक हैं, 10 साल हमारे यहाँ पश्चिम विधानसभा के हो गए जी, 5 साल से आप विधायक हैं यहाँ पर, आपने ऐसे कौन से डेवलपमेंट के काम कर दिए? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सेंट्रल की सरकार जो हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा दे रही है, आप उसमें खड़े होकर फोटो खिंचाना और वीडियो बनाने का काम ही तो कर रहे हैं। जो डामलीकरण मध्य प्रदेश जबलपुर शहर के अंदर हो रहा है, ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना के पैसे से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी वहां से पैसा भेज रहे हैं, उसका डामरीकरण हो रहा है, जनता के हित के लिए काम हो रहा है। आपने ऐसा कौन सा डेवलपमेंट का काम कर दिया?
जी। सैनिक सोसाइटी के अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसको इंडोर स्टेडियम कहा जाता है, उसमें एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना गया। कांग्रेस के मैं नगर निगम को भी कहना चाहता हूं कि आप तो जबलपुर शहर की जनता को पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे। आप देखिए कितनी व्यापक समस्या जल को लेकर। आपने चुनाव के अंदर, अभी हमने एक रिसेंट चुनाव लड़ा मेयर का जी। खड़े होकर आपने कहा कि एक भी नाला नर्मदा में यदि पहली फाइल साइन करूंगा तो नर्मदा के नाले को आज भी नाले मिल रहे हैं। जी। आप कैसी झूठी बातें कर रहे हैं। जो आप खसरा नंबर 662 की बात करते हैं, जी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप उसकी जांच कराइए, जनता ये जवाब देगी। वहां की पब्लिक को, मैं गया था, हम गए थे उस दिन जिस दिन यहां से बुलडोजर रवाना हुए थे तोड़ने के लिए, जी। पूरी जनता ने आकर हम सब लोगों के साथ खड़े होकर हम लोगों ने वहां पर प्रशासन से बातचीत की और उसको तत्काल प्रभाव से रुकवाया। नहीं सर, लेकिन ये अधिकार भी कौन यही देता प्रश्न है कि जांच कराने का अधिकार तो आपके पास है कि ये सरकार अधिकार, आपकी। मैं ये कहता हूं जांच ठीक है, जी। हम जांच भी कराएंगे, वो सब काम चल रहे हैं, होगा, सब चीजें होगी, पर्दाफाश होगा, झूठा जो होगा वो सामने निकल कर आ जाएगा। जी। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं 9 लोगों के खिलाफ FIR हुई वहां पर। वो लोग कौन थे? जनता, जो गरीब ठेला लगाने वाला, पान की दुकान लगाने वाला, चाय बेचने वाला, ऐसे व्यक्तियों को तुमने सरकारी खसरे की जमीनें बेच दी। आखिर पैसे की इतनी हवस है यदि आपके अंदर, तो आप उन गरीब मासूम लोगों के साथ किस तरह का छलावा कर रहे हैं? आप धोखा कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही। इस तरह से जो लोग हैं, ये भूमाफिया कौन है? आज आप देखिए गंगानगर के अंदर जाकर पूरी जमीनें भूमाफिया बेच रहे हैं। वो भूमाफियों का संरक्षण करता कौन है? खसरा नंबर 662 जिनने बेचा वो उसके भूमाफिया के संरक्षण करता कौन है? और इस तरह से जो मैं बात कह रहा हूं, ये ऑथेंटिक बात आपको मैं कह रहा हूं, और जिन जिन मुद्दों को आपने रखा है उनकी जांच भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर, विगत विधानसभा चुनाव जो हुए 2018 में, उसमें आपका कथन था कि ये जो जनता है ये राजा महाराजाओं की सरकार नहीं बनने देगी, पर सरकार भी बनी और उस समय जो अभी महाराजा नाम से प्रचलित हैं उन्होंने आपकी पार्टी भी ज्वाइन करी। तो समय बहुत बदल गया और वक्तव्य भी चेंज करने पड़ रहे हैं, तो आज उस मामले में आपका क्या स्पष्टीकरण है सर? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जनता से वादे किए जी। उनका अपना एक मैनिफेस्टो जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य जी के माध्यम से घोषित हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जनता के किसान कर्ज माफी के करेंगे। उन्होंने कहा था हम 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जब इन दोनों वादों में कमलनाथ जी ने जनता को झूठ और अंगूठा दिखाने का काम किया, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और उनके साथ उनके विधायकों ने इस बात को स्पष्ट समझ गए कि किसी भी तरह से कांग्रेस के अंदर भला नहीं है और कांग्रेस के यदि रहेंगे तो जनता के सामने हम चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। इसीलिए उन्होंने उस कांग्रेस को झूठी, छल और सिर्फ ट्रांसफर उद्योग की कांग्रेस, उसको उन्होंने छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ दामन थाम लिया। इसलिए यदि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे विचार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से कार्यकर्ता के अंदर जो भाव होता है उस कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि सबसे बड़ा पद यदि है तो वो है कार्यकर्ता का। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के रूप से ज्योतिरादित्य जी काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर उनका हम सब लोगों ने स्वागत किया है, हृदय लगाकर उनका अभिनंदन किया है, और वो जैसे हमारे बाकी सारे नेता काम कर रहे हैं उसी तरह से वो भी काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आप रेलवे बोर्ड के भी मेंबर रहे हैं। सर, अभी जो वंदे भारतम जो ट्रेन जबलपुर से चलाई गई है, इसको लेकर काफ़ी प्रश्न चिन्ह ये उठाए जा रहे हैं कि ऑलरेडी जबलपुर से भोपाल के लिए जन शताब्दी ट्रेन थी, जो उससे लगभग आधे से भी कम पैसों में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की और दूरी होती थी, ज़्यादा समय नहीं लगता था। तो अक्सर लोगों का कहना है कि ट्रेन की सौगात जबलपुर को मिली, ये तो बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन इसे किसी और दूसरे रूट पर आप चलाते तो ये शायद रेलवे के लिए ऑक्यूपेसी बढ़ती और ज़्यादा बेनिफिट होता। अभी स्टार्टिंग फेज है, और जहां तक आप किराए की बात कर रहे हैं जी, तो देखिए जिस तरह से शताब्दी ट्रेन चलती हैं उसमें सर्व सुविधा युक्त वो ट्रेन होती हैं। उनमें भोजन का भी प्रावधान होता है, उनके अंदर अन्य प्रकार की चाय, कॉफी, बाकी सारी सुविधाएं भी होती हैं, टाइम भी थोड़ा सा कम लगता है, स्पीड अप का भी काम है। तो मुझे लगता है कि आपने जो सुझाव दिया है मुझे कि इसको आगे तक और कहीं बढ़ाया जा सकता होगा, तो निश्चित तौर पर हम अपने उस पर बात भी करेंगे। यदि मान लीजिए कोई टाइम शेड्यूल कुछ इस तरह का बनता होगा तो रेलवे जिसको है, रेलवे का अर्निंग होगी, रेलवे में ज्यादा पैसेंजर्स मिलेंगे
तो मुझे लगता है कि रेलवे में बैठे हुए उच्च अधिकारी इस दिशा में विचार भी करेंगे। सर, भारत को युवाओं का देश बोला जाता है, और क्योंकि यहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको रेलवे के द्वारा जो रियायत दी जाती थी वो केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई, और ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो रही है कि उसको जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए। तो रेलवे बोर्ड के मेंबर होने के नाते मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि इसे कब से कब दोबारा बहाल किया जाएगा सर। तो निश्चित तौर पर सीनियर सिटीजन्स हों, चाहे पत्रकार हों, उनको भी एक अधिमान पत्रकारों को भी कोई रियायत का एक प्रावधान था, तो अभी हम लोगों ने उस विषय का भी प्रपोजल बना के भेजा है। अब ये हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे नेतागण हैं, जो रेल मंत्री जी हैं, ये वो सारे विषयों को उनको तय करना है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की संभावनाएं यदि बनेंगी तो उसका फायदा तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों को भी होगा, और जिनको भी रियायतें जिस तरह से मिलती थी उन लोगों को उस रियायतों का फायदा होगा। चलिए, हम आशा करते हैं सर। मैं आगामी चुनावों की बात करता हूं सर, तो क्या जबलपुर का युवा ये अपेक्षित कर सकता है कि आप आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं सर? ये बात तो वरिष्ठों को तय करनी है कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन जीत के पायदान पर खरा उतरेगा, कौन ऐसा है जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को मात दे सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन मैं आपको आज मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 230 विधानसभाओं में प्रत्याशी तय हो चुके हैं जी। और वो 230 प्रत्याशी यदि कोई हैं तो वो कमल का फूल है जी। जो कमल के फूल के साथ चुनाव लड़ेगा, जिसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, उसके साथ अभिलाष पांडे जैसे लाखों कार्यकर्ता। सर, मेरा ये प्रश्न इस कारण भी था क्योंकि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुटबाजी हावी है। आप ही के क्षेत्र के नेता, पश्चिम की मैं बात करूं, वो अक्सर आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव में आपके बूथ की बात हो या आपके वार्ड की बात है, दोनों जगह पे पार्टी हारी। हाल ही में जो महापौर के चुनाव हुए उसमें भी आपका पार्षद भी हारे और महापौर प्रत्याशी भी आपके वार्ड से हारे। तो वो अक्सर आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि किस आधार पे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आपको विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए, जहां तक मेरे वार्ड की बात है जी, पिछले 3-4 बार से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है जी। इस बार पार्षदों के चुनाव को आपने यदि रुख देखा होगा तो इस बार का जो परिणाम आया था, उस परिणामों में जो लंबे समय से जो लोग पार्षद थे उनके खिलाफ कई प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी भी बनी जी। और उसके कारण बड़े बड़े जो धुरंधर माने जाते थे नगर निगम के, वैसे पार्षद भी चुनाव पर परास्त हो गए। 20 वर्षों से राज्य में आपकी सरकार है, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी इस बार विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी को परेशान नहीं करेगी सर? देखिए, मैं आपको इस बात से बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता। जी। जब लंबे समय तक कोई सरकारें होती हैं तो कई प्रकार के विचार हमारे अंदर आते हैं जी। वो ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो ही काम होंगे। 15 महीने देके देख लिए, 15 महीने में क्या हुआ, एक अधिकारी के 4 जगह ट्रांसफर कर दिए। सबसे अच्छा उद्योग है जी। एक बार ट्रांसफर करोगे पैसे मिलेंगे, दूसरे बार करोगे फिर पैसे, तीसरे बार, चौथे बार पैसा। तो इस उद्योग को जनता समझ चुकी। कुल मिलाकर ये सारा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए 18 साल जो जनता ने हमको दिए हैं, अभी जनता हमको 18 साल और देगी। वो ये जानती है कि विकास यदि करना है और भविष्य यदि अपने बच्चों का बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सर, आपके पश्चिम क्षेत्र में जो गढ़ा बाजार है, ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि वहां पर ट्रैफिक हो, चाहे जो आम यातायात की हम बात करें, तो इसको सुधारने को लेकर आपके पास क्या मास्टर प्लान है सर? देखिए, पश्चिम विधानसभा के अंदर बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें करने की आवश्यकता है। ग्वारी घाट एक बड़ा हमारा स्थान है जी। ग्वारी घाट में हमारी आस्था और श्रद्धा की अविरल मां नर्मदा बहती है। वहां पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। उस दिशा पर हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। गढ़ा के अंदर, गढ़ा बाजार में रहने वाले लोग खुद विकास चाहते हैं जी। अभी हम गढ़ा पूर्वा की एक रोड बन रही थी, उस गढ़ा पूर्वा की रोड 60 फीट पे सैंक्शन हो रही थी, उसको कौन जाके 40 फीट करा रहा है? सिर्फ 1-2 घरों को फायदा पहुंचाने के लिए। जबकि उस रोड से निकलने वाले लोगों की संख्या लगभग मुझे लगता है कि 10,000-12,000 लोग फुटफॉल है पर डे का। बिल्कुल। इतनी बड़ी संख्या संजीवनी नगर, बाकी गुलौआ और गढ़ा के लोग वहां से निकलते हैं, जो पूर्वा का वो छोटा सा पैच कहलाता है जी। उसको किसने जाके छोटा करा दिया? क्यों खड़े होके वहां दम भर के आपने जनता का नुकसान कर दिया? आप अपने 2023 के चुनाव की दृष्टि से आप विचार कर रहे हैं, लेकिन आप कितनी जनता का नुकसान कर रहे हैं। आज वो बड़ा विकास का होता तो कितना सुंदर दिखता, आज नहीं तो कल वो फिर होगा जी, फिर तोड़ फोड़ होंगे। लेकिन इस तरह का काम आपने क्यों कर रहे हैं?
तो पश्चिम विधानसभा के साथ जो 10 साल के अंदर जिस तरह का धोखा करने का काम किया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उसी पश्चिम विधानसभा में सीएम राइज स्कूल जैसा स्कूल एजुकेशन के नाम पर मेडिकल स्कूल को डेवलप किया जा रहा है, जहां करोड़ों की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है। अभी गढ़ा के अंदर एक कॉलेज की सौगात दे दी गई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे विकास के काम हैं जो पश्चिम विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही, लेकिन कुछ लोग अपनी मानसिकता से, क्योंकि उनको मालूम है ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम चले जाएंगे जी, उसको रोकने का, छेड़ने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। जनता इस बार कमल के फूल के साथ खड़ी होगी और पश्चिम विधानसभा के अंदर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं जीत के बाद आपके पास फिर यहीं पर, जब भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतेगी बिल्कुल, तब मैं आपके पास फिर मिलूंगा और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कमल का फूल खिलेगा। निश्चित तौर पर पश्चिम में फिर इस बार कमल का फूल खिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं आप और बहुत ही स्पष्ट तरीके से डॉक्टर अभिलाष पांडे जी ने अपनी सारी योजनाएं और अपनी बात और अपने किए गए कार्य जनता के सामने रखे। आगे भी हम अपने चैनल पर इनको इसी तरीके से बुलाते रहेंगे और भविष्य में के लिए हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।